नाज़रीन आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। पुलिस और इसकी कारकर्दगी सुर्खियों में है। कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं। जी हां, दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सीएए की मुखालफत में जो मुल्क की सतह पर एहतजाज हुए थे और बड़ी तादाद में खवातीन, सामाजिक कारकुनान और तलबा बिरादरी जो सड़कों पर उतरी थी, क्या इस साल फरवरी में होने वाले दिल्ली दंगों की फसादात की जांच के नाम पर क्या ऐसे लोगों को जिन्होंने सीए के खिलाफ मुजाहरा किया था उन्हें निशाना बनाया जा रहा है? सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली पुलिस की जांच सही समत में और गैर जानिबदारी के साथ चल रही है? इतवार की देर रात जेएनयू साबिक स्टूडेंट लीडर उमर खालिद को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए जाने से यह सवाल अब पूरी मजबूती के साथ उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बात अगर भड़काऊ भाषण की है तो वो तो एक दो नहीं बल्कि कई बड़े लीडरों ने भी दिए थे। तो जेएनयू के साबिक स्टूडेंट लीडर उमर खालिद को इतवार की देर रात गिरफ्तार किया गया, काफी लंबी देर पूछताछ के बाद। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पूछताछ अभी हाल के दिनों में हुई थी, बल्कि पिछले करीब महीने भर से कई बार उनसे पूछताछ हुई थी और लगातार वो पुलिस का इसमें साथ भी दे रहे थे पूछताछ में और इसकी तफ्तीश में। लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है और यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है, 18 ऐसे दफात आईपीसी के लगाए गए हैं जिसमें कत्ल और कत्ल की साजिश भी आती है। उसके बाद से ही लगातार दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसकी कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या दिल्ली पुलिस की जांच वाकई सही समत में है? क्या बिल्कुल एक तरफा जांच तो नहीं है? आप अभी हाल ही में 9 आईपीएस अफसरान ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव को एक खत लिखा है और उसमें यह हवाला दिया है कि जो हम पुलिस की जो जिम्मेदारी है और जब हम इसका हलफ ले रहे होते हैं तो हमें यह देखना होता है कि हम किसी भी सूरत में किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। तो ये सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं? ये सवाल उठाए जाने के पीछे वजह क्या है? क्या जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी मंशा कुछ और है, वो कहना कुछ और चाहते हैं, या फिर ये कि वो जो कुछ कह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तर्क है? इस पर हम आज जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई ऐसे और नाम हैं जो तलबा बिरादरी से हैं। उसमें अब बहुत सारे नाम हैं, देवांगना का नाम है उसमें, और दूसरे नाम भी हैं जो सब अभी जेलों में हैं। कई लोग अब इसमें रिहा भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी जेल में ही हैं। तो इस पर हम सवाल ये उठाएंगे कि दरअसल ये जो सवाल उठाया जा रहा है ये सवाल बेबुनियाद है, या फिर ये कि जो सवाल उठा रहे हैं उनकी नीयत भी कुछ साफ है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस पूरे 25 मिनट के दौरान हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर तस्लीम रहमानी जुड़ेंगे हमारे साथ, ये सेक्रेटरी है एसडीपीआई के। तस्लीम रहमानी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। नवीन कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तर्जुमान है बीजेपी के। नवीन कुमार जी, आपका बहुत इस्तकबाल है। और डॉक्टर विक्रम सिंह, एक्स डीजीपी यूपी, वो हमारे साथ हैं। और फयाज अहमद खान, लीडर हैं सीपीआईएम के। इससे ही हमें याद आया, आप तक का इस्तकबाल करते हैं कि दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में नाम इन लोगों का भी आया है। सीताराम येचुरी का भी नाम आया है, योगेंद्र यादव का भी नाम आया है, हर्षमंदर का भी नाम आया है, पूर्वानंद का भी नाम आया है, जयति घोष का भी नाम आया है। नाम आने का क्या वजह हुई है? हालांकि चार्जशीट बाकायदा इनके नाम से फाइल नहीं की गई, लेकिन चार्जशीट इनका नाम जरूर आया है। ये सफाई अब आ रही है। आप सबका इस्तकबाल करते हुए सबसे पहले मैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब आपके पास आ रहा हूं कि क्यों इस पर सवाल उठ रहे हैं? अगर दिल्ली दंगों की जांच हो रही है, जांच में पुलिस को कुछ शवाहिद मिलते हैं और पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और गिरफ्तारियां होती हैं, तो इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? पर नहीं उठ रहे कि दिल्ली दंगों की जांच क्यों हो रही है। दो चीजें एक्चुअली हमको अलग करनी बहुत जरूरी है। एक चीज है एंटी सीएए मूवमेंट, एंटी सीएए एनपीआर एनआरसी मूवमेंट, वो बिल्कुल एक अलग चीज है। बदकिस्मती से उस डेमोक्रेटिक पीसफुल मूवमेंट को जो 2500 जगहों पे सिट इन हुआ पूरे मुल्क में, और एक पत्थर मुल्क भर में कहीं नहीं चला सिवाय इस बदकिस्मत वाक़े के जो यहाँ दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ। अब आप पूरे के पूरे उस मूवमेंट को अगर दिल्ली रॉयट्स से जोड़ देंगे तो फिर इस पर सवाल खड़े होने लाजमी है। सवाल ये हरगिज नहीं है कि दिल्ली दंगों की जांच क्यों हो रही है। हमारा तो मुतालबा है कि जांच और ज्यादा व्यापक होनी चाहिए। आपने स्पेशल सेल को जांच दी है,
दिल्ली पुलिस ने। हम ये कहते हैं कि तो सीबीआई भी को भी इसकी जांच करनी चाहिए, और जांच के नतीजे में जो कुछ हो रहा है, अब पुलिस कस्टडी में जो लोग मौजूद हैं उनके कस्टोडियल स्टेटमेंट को लेके आप इस मुल्क की टॉप लीडरशिप को अगर निशाना बना रहे हैं तो जाहिर है कि इस मुल्क में एक आवाज जरूर उठेगी उसके लिए कि कस्टोडियल स्टेटमेंट को लेके आप सीताराम येचुरी का नाम, जो इतना बड़ा लीडर मुल्क का है, योगानंद, अब ये लोग कोई वहां रॉइड करने तो गए नहीं है, किसी के कोई नहीं कह सकता कि वहां पर राइड करने के लिए वहां मौजूद थे। इन्होंने अक़दाम कत्ल की कोशिश की, इन्होंने कत्ल किए, इन्होंने आगजनी की, इन्होंने भीड़ को उकसाया, इन्होंने भीड़ जमा की, सारे के सारे 18 दफात, और उसके साथ यूएपीए भी लगा रहे हैं आप। और उसमें कल के आप देखिए जो पिटीशन डाली थी कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने पुलिस रिमांड लेने के लिए, वो पिटीशन पढ़ के देख लीजिए, वो पूरी की पूरी पिटीशन ये बात साबित करती है और जाहिर करती है कि एक्चुअली जो क्रक्स है वो एंटी सीए मूवमेंट था, जिसका जिक्र बार बार किया उस पिटीशन में। तो आप दिल्ली रॉइड को कीजिए ना, और फिर दिल्ली रॉइड पे इम्पार्शल हुई है। आपने ये कहा कि वहां पर कोई एक हिंदू कट्टर सेना नाम की भी कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके भी 300 लोग आए, उन्होंने भी जो है वहां पर आतंक मचाया, लोगों को कत्ल किया, गैस सिलेंडर फोड़े, गोली चलाई, लेकिन उनको किसने उकसाया, और उनमें से जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उन्होंने किसके नाम लिए। जब इस पर खामोशी होती है तो लगता है कि पुलिस की जो जांच हो रही है वो निष्पक्ष नहीं हो रही, फिर उस पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मैं ये फर्स्ट रिएक्शन आपका, मैं नवीन कुमार जी के पास जाता हूं, बीजेपी की तर्जुमान है। नवीन कुमार जी, दिल्ली पुलिस की जो कार्यशैली है, जो कारकर्दगी है, जो तरीक़ाकार, उस पर सवाल उठ रहे हैं, और इल्जाम ये लग रहा है कि जो दिल्ली दंगों में जो कुछ हुआ उसको जो है एक मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, सीएए के खिलाफ जो एहतजाज था उससे जोड़कर, उससे जो एक्टिविस्ट है उन्हें इसमें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल मेरा एक पूछना है कि आवाज, ये सवाल कौन उठा रहा है? वो लोग उठा रहे हैं सवाल जो कि या तो इन दंगाइयों के समर्थक हैं या फिर इनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। अगर कोई भी देश के अंदर, मैं केवल यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी किसी एक चैनल के आपने देखा होगा 3 रिपोर्टर को बंद किया था, कोर्ट में जाकर के जमानत हुई, कोर्ट में उसको जवाब देना है। कंगना वाले केस में हाई कोर्ट में उनको जवाब देना है। देश के अंदर लॉ सिस्टम है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बड़े बड़े वकील इसके अंदर, आपने बताया कि जो लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं या लिखवा रहे हैं, वो खुद सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं किसी के वकील करने की भी। अगर कोई गलत है तो वहां क्यों नहीं चले गए भाई? दूसरी बात, 10,000 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट सबमिट हुई है। जो लोग यहाँ वक्तव्य दे रहे हैं, मैंने तो नहीं पढ़ी है, क्या किसी ने पढ़ी है चार्जशीट? कैसे कह दिया कि वो बिल्कुल बेगुनाह है, उन्होंने कुछ नहीं किया? पुलिस ने अगर मर्डर का 302 का या हत्या के प्रयास 307 का अगर सेक्शन लगाया है, ऐसे नहीं लगा सकती कोई किसी के ऊपर। और जब लगा है तो वो कोर्ट में साबित करना पड़ेगा ना, पुलिस ने लगाया है तो। और जब अगर कोर्ट में साबित होता है और नहीं होता तो उस पर एक्शन है। अगर आप गलत किसी के ऊपर चार्जेस सबमिट करते हो, एविडेंस के बिना फेक करते हो, तो उन सारे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कोई पुलिस वाला अपनी जान को स्टेक पे नहीं लगाता इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जो फैक्ट्स है वही ला करके देता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि जो लोग दंगाई हैं उनके समर्थन क्यों करते हैं भाई बार बार। या तो कोर्ट में आपको न्याय मिलेगा ना अगर गलत है तो, लेकिन ये कहना तो ये भी सही नहीं होगा ना। अभी मामला जब सब जुडिस है तो हम किसी को दंगाई इस तरह से बाय नेम कैसे कह सकते हैं? हम उसे आरोपी ही तो कह सकते हैं। आपने ये कैसे कह दिया कि वो बेगुनाह है? आपने कैसे कह दिया कि इनको कोर्ट में, आपने पुलिस कस्टडी में बयान ले लिया, आपने कैसे कह दिया? आपका आई विटनेस है उसके, किस आपने कैसे कहा चैनल पे? आपने उनको नहीं रोका कि आपने कैसे कहा कि आप कोर्ट ने, पुलिस ने जो है कस्टडी में लेकर के उनसे नेताओं के बयान के लिए? क्या ये आई विटनेस है? ये खड़े थे वहां पर बयान लेते वक्त। इस तरह की बात करने वालों को आपने नहीं रोका विशाल जी। आपने एक बार इनसे सवाल नहीं किया कि आप उनको कैसे कह रहे हैं कि वो बेगुनाह है? आपने कैसे कहा कि एनआरसी के नाम पर जो आंदोलन कर रहे थे उन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं? कैसे कहा इन्होंने इस बात को? क्या सबूत है इनके पास? ठीक है, हजारों लोगों ने किया। मैं इसका जवाब लेता हूं, डॉक्टर तस्सीम रबानी साहब, इसका एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मुझे और दूसरे गेस्ट के पास भी जाएंगे। आप बने रहेंगे हमारे साथ। डॉक्टर तस्सीम रबानी, अभी थोड़ी देर पहले एक टेलीविजन चैनल ने बहुत बड़े एक्सपोजर के नाम से एक झूठा वीडियो चलाया है।
अभी आज ही की बात है। और उसके बाद 20-20 साल 25-25 साल लोग जेलों में रहते हैं, वो बरी होके आ जाते हैं। आपने तो बड़ी आसानी से यहाँ टेलीविजन स्टूडियो में बैठ के कह दिया कि साहब वो कोर्ट में तो हो गई, कोर्ट से तो न्याय उम्मीद ही कोर्ट से और किसी से है नहीं। लेकिन अगर 25 साल के बाद न्याय मिला तो ये 25 साल कौन वापस लौटाएगा उन लोगों के जिनका पूरा करियर तबाह हो जाता है? और कौन से पुलिस वाले हैं जिनको अब तक सजा दी है? मुझे एक का नाम पता है कि उन पुलिस वालों को मैं आपको बताता हूं, कहीं दूर मत जाइए। दिल्ली के अरे सुन लीजिए तस्मीन साहब, अगर आपको नहीं जानकारी है तो मैं नाम बताता हूं, एक नहीं मैं आपको दर्जनों नाम बता पुलिस अफसर के, आईपीएस अफसर के नाम बताता हूं। तो सुनिए, बिल्कुल उदयवीर सुनिए ना, सतबीर राठी सब जानते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर थे। एक उनके साथ के 11 लोगों को पुलिस अरेस्ट किया, अभी तक जेल में उन्होंने जिंदगी काटी है और अभी भी उम्र कैद की सजा। ठीक है, मैं फ्लैशबैक पे अभी फिलहाल नहीं जाना चाहता। जो हमारे पास अभी जो मेहमान है उनसे हम बात करेंगे। मैं एक बार सीधा आपको पहले ये सुनाना चाहता हूं कि आपसे कुछ दिनों पहले यानी 4 तारीख को इसी महीने इसी मौजू पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। उसमें योगेंद्र यादव भी मौजूद थे। डॉक्टर विक्रम सिंह साहब और फयाज अहमद साहब, आप प्लीज हमारे साथ बने रहें। मैं एक बयान सुनाता हूं योगेंद्र यादव का, फिर आप दोनों के पास आऊंगा। योगेंद्र यादव ने इस पूरे मामले के हवाले से कुछ दिनों पहले क्या बयान दिया था, ये जरा सुनते हैं। शिकार थे, उनको आरोपी बनाया जा रहा है। ये तो 1984 में भी नहीं हुआ था। 27 जनवरी को माननीय अनुराग ठाकुर जी जो मंत्री हैं, उन्होंने वो बयान दिया था, वो कहा था गोली मारो, जिससे कुछ बातें हुई थी है ना, देश के गद्दारों को, ये सब बातें हुई थी उनके सामने। 27 जनवरी को वो ये कहते हैं। 29 जनवरी को जामिया मिलिया में गोली चलती है, 1 फरवरी को शाहीन बाग में गोली चलती है। हम नहीं जानते किसने चलाई है, मगर मैं कह रहा हूं कि क्या ये दिल्ली पुलिस की क्रोनोलॉजी का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कपिल मिश्रा बीजेपी के जो लीडर हैं, इन्होंने सिर्फ 23 फरवरी को स्टेटमेंट नहीं दिया, दिसंबर से लेके फरवरी तक लगातार बार बार वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन्होंने रैली निकाली 20 दिसंबर के दिन। उन्होंने दिल्ली इलेक्शन के दौरान कहा कि ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और उन्होंने 23 फरवरी को फिर डीसीपी के सामने खड़ा होकर बोला कि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम इस सड़क को साफ करेंगे। सारे देश ने देखा। और आज दिल्ली पुलिस कहती है कि नहीं, इसमें भड़काने की कोई बात नहीं। गजब है। और हम हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, डीजीपी हैं एक्स उत्तर प्रदेश के। डॉक्टर विक्रम सिंह साहब, दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी पर अगर सवाल उठे हैं, अगर 9 रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स ने एसएन श्रीवास्तव को चिट्ठी लिखा है और यह क्वेश्चन रेज किया है कि क्या दिल्ली पुलिस की जांच सही समत हो रही है, ये बहुत जरूरी है, कहीं एक तरफा तो नहीं है। मैं आपका इसका रिएक्शन जानना चाहता हूं। जी, जिन आईपीएस अफसरान ने जो खत लिखा है ये काबिल एहतराम है और उन्होंने तजुर्बे की बुनियाद पे कुछ मशवरे दिए हैं, आसान और मुफीद मशवरे। लेकिन जो तफ्तीश हुई है, जो तफ्तीश कुरिंदा है, उन्होंने इंसाफ, सबूत और हालात को तौल करके उसकी बुनियाद के ऊपर तफ्तीश पूरी की है। तफ्तीश कुरिंदा कोई ये खुदकुशी के जज्बे से तफ्तीश नहीं करते हैं, क्योंकि जरा सी भी चूक होगी तो हमारे काबिल एहतराम जो पैनलिस्ट हैं और वकील साहिबान हैं वो इनकी धज्जी उड़ा देंगे कोर्ट में। इसलिए तफ्तीश जो है ईमानदारी के साथ सबूत की बुनियाद के ऊपर एक पूरा ताना बाना बुन करके अदालत में पेश किया जाता है। जरा सी भी चूक होगी तो अदालत भी उनको नहीं बख्शेगा। तस्लीम रहमानी से मेरे फाजिल दोस्त, मैं उनकी इत्तला के लिए अर्ज करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस वाले आज भी जेल में 10 साल से हैं, पंजाब में 10 पुलिस वाले ऐसे हैं। और नवीन कुमार जी ने यह फरमाया कि जो राठी साहब है वो दिल्ली से कितने ऐसी मिसाल में दे सकता, सुप्रीम कोर्ट से आईपीएस अफसर कोर्ट से सीधे जेल भेजे गए और ये कह देना कि 25 साल बाद जेल से छूटे तो इसलिए छूटे कि बेगुनाह है। वो इसलिए छूटे हैं कि उनको सबूत पूरा नहीं हुआ, बेनिफिट ऑफ डाउट में छूटे हैं। मुझे इस वक्त अपने जाती तौर पे ऐसा कोई कारण नहीं समझ में आता है कि मैं कह दूं कि जो चार्जशीट है वो एक तरफा है। लेकिन जो मेरे फाजिल दोस्तों ने ये फरमाया है कि जिन लोगों ने भड़काऊ बयान किए वो किसी भी पार्टी के हो, अगर भड़काऊ बयान है तो उसमें कानूनी मशवरा लेकर के उसकी बुनियाद के ऊपर कार्रवाई, अगर मुंसिफाना नहीं है तो फिर कोई कार्रवाई नहीं। अभी योगेंद्र यादव का बयान आपने सुना, उन्होंने 2-3 लीडरों का नाम लिया, क्या उस पर आप कुछ कहेंगे? बयान आपने भी उनका सुना होगा जब टेलीविजन पर दिन रात वो चल रहा था। मैंने जब ये आपके सामने गुजारिश की तो मैं ये कहता हूं कि कानून किसी भी तरह का एक्सेप्शन नहीं देखता है कि ये आईपीएस हैं, ये आईएएस हैं, ये कानूनी हैं, ये बीजेपी के हैं, ये कांग्रेस के हैं। कानून बिल्कुल अनस्पेयरिंग होता है। अगर किसी ने कहा है
और मैं ये नहीं कर रहा, मैं नाम ले रहा हूँ, आपने परहेज कर रहे हैं, मैं नाम ले रहा हूँ, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, ये जिन हजरात ने जिनके इन्होंने किए हैं, कानूनी मशवरा लेकर के और उसके ऊपर कार्रवाई करें। अगर तफ्तीश कुरंदा समझता कि उन्होंने भड़काने की कोशिश की, कोई साहब हूं, क्योंकि अगर इस तरीके से हम एक्सेप्शंस लेंगे तो फिर चल चुका ये कानून की बुनियाद पे फिर ला कानूनियत ही रहेगा। हम आदमी देख करके कानून के क्लॉजेज नहीं निकालते, हम सबूत और उनकी जो कारगुजारी है उसकी बुनियाद के ऊपर तफ्तीश की जाती, क्योंकि इसका इंसाफ कोर्ट करेगी। जरा से भी कोई चूक होगी तो तस्लीम रहमानी साहब, नवीन कुमार साहब, आप और हम, ये हमारा हक है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहता हूँ अपने नाजरीन की जानकारी के लिए भी कि कस्टडियल स्टेटमेंट, अगर कोई पहले से कस्टडी में है, वो किसी का नाम ले लेता है किसी दूसरे के बारे में कि उसने ऐसा किया था, तो ये कितना बड़ा ग्राउंड होता है और कितना मजबूत ग्राउंड होता है कि कस्टडी में जो है उसने अगर किसी का नाम लिया है तो उसके ऊपर चार्जशीट दायर की जाए? 161 सीआरपीसी में पुलिस के सामने दिया हुआ बयान, जब तक कि कोई खास एक्ट न हो मकोका ऐसा, इसकी कोई मायने नहीं होते हैं। अगर मायने होते हैं, कस्टडी में अगर 164 सीआरपीसी में बयानात होते हैं, उसकी ही एक वैल्यू होती है जुडिशियल। पुलिस के सामने इकबालिया बयान या कहने की मैंने जाकर के कैनेडी के कत्ल किया था, उसके कोई माने नहीं है। ठीक है, मैं आपको जरा सुनाता हूं, चूंकि जब भी ये हम सब जान रहे हैं, नवीन जी को भी पता है और रहमानी साहब भी जान रहे हैं, आपको ये मालूम होगा कि तकरीबन 18, तकरीबन क्या बल्कि पूरे 18 ये जो आईपीसी के अलग दफात के तहत केसेस लगाए गए हैं खालिद पे। खालिद का भी एक बयान था कुछ दिनों पहले का, वो सुनाना चाहता हूं कि उमर खालिद अपने उस स्टेटमेंट को लेकर जो लगातार वो सुर्खियां बनी रही कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया था और जिसके बुनियाद पे तय किया गया है, पुलिस से तय किया गया है कि वो भड़काऊ भाषण था, उसकी सफाई में क्या कहा था, ये सुनते हैं जरा। याद है 2 या 3 मार्च को बीजेपी आईटी सेल के जो चीफ हैं अमित मालविया, उन्होंने मेरा एक वीडियो, जो मैंने एक स्पीच दिया था अमरावती में, जो तकरीबन 17 से 18 मिनट की स्पीच है, उस वीडियो में से 30-40 सेकंड उठा के उन्होंने अब ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताना चाहा था कि मैं लोगों को आह्वान कर रहा हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में आएंगे तो हम सड़कों पर आएंगे। वो 17 मिनट का स्पीच था, उन्होंने 30-40 सेकंड का एक छोटा सा क्लिप वायरल किया, लेकिन किसी ने वो 17 मिनट की पूरी स्पीच दिखाने की जरूरी नहीं समझा। अगर उसके वो 10 सेकंड पहले और 10 सेकंड बाद की बात करते तो वो हिंसा तो दूर की बात, बल्कि मेरा पूरा का पूरा भाषण इस बात की बात कर रहा था कि हम किसी हाल में कभी हिंसक आंदोलन नहीं करेंगे। इस आंदोलन में हमारे सिर्फ 2 ही हथियार हैं जो गांधी जी ने हमको दिए थे, अहिंसा और सत्याग्रह। तो खालिद जो इस बयान में कह रहे हैं हमारे पास 2 हथियार हैं, वो है अहिंसा और सत्याग्रह। हमारे साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फयाज अहमद खान भी हैं, सीपीआईएम के लीडर हैं। फयाज, माजरत चाहूँगा और आपकी सताइश भी करूँगा कि आप काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे। फयाज, ये जो कुछ हो रहा है और जिस तरह आपको पता है कि सीताराम येचुरी का भी नाम चार्जशीट में है, तो क्या वाकई आपको ये लगता है कि ये तमाम चीज़ें घूम फिर कर जो है सीए के नाम की जो प्रोटेस्ट था, जो कई पार्टियों के लीडर भी उसमें शामिल थे, उसका लिंक जाकर दिल्ली दंगों से जुड़ जाता है? फयाज, दरअसल दिल्ली की पुलिस बीजेपी का होकर काम कर रही है, वर्दी पुलिस की है लेकिन बीजेपी का वर्दी से काम हो रहा है। बीजेपी की सरकार, मोदी अमित शाह ये चाहते हैं कि अपोजिशन न रहे, अपोजिशन का गला घोटा जा रहा है। को लेकर सीताराम येचुरी पूरे मुल्क के अंदर में एक मिसाल है कि कहीं पर भी अगर फिरका वाराना फसाद होता है तो वहां अपने साथियों के कर्मी लाल झंडा लेके हाजिर होते हैं अमन और शांति के लिए। जो सीताराम येचुरी पार्लियामेंट के अंदर में बेस्ट पार्लियामेंट्रियन, जो सीताराम येचुरी वहां पर दंगा जो लोग फैलाए हैं, क्योंकि देखिए कुछ देर पहले आपने बयान सुना रहा था पर भाजपा का मंत्री होकर के नारा लगाता हो, उकसाने का काम करता हो, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों पर, उसके बाद जामिया में या जेएनयू के बाकी जगहों में गोलियां चलती है, फसादात होते हैं, या उनके बीजेपी के एमपी पुलिस को धमकी देते हैं हम खाली कर देंगे, और उसके बाद फसाद होता है और उस जाकर के सीताराम येचुरी समेत बाकी लोगों को लेकर के वहां के अमन और शांति, यहाँ तक कि जिनका गरीबों का घर चलाया जाता है, जिनका रोजाना कमाने खाने वाले थे वाले, इन लोगों को घर बनाने का काम, ठेला काम कर रहे हैं, उस जगह खड़ा होकर के सप्लीमेंट्री एफआईआर, वो भी कहा 161 स्टेटमेंट में सिग्नेचर नहीं है, जबरदस्ती सीताराम येचुरी समेत बाकी लोगों का नाम डाल दिया जाता है। ज्योति घोष
समझते इंटरनेशनल जो इन लोगों के नाम को डाल करके असल में बीजेपी डरा रही है, क्योंकि समझ रही है कि सीपीआईएम ही है जो तमाम पार्टियों को इकट्ठा करके ये भाजपा आरएसएस के जो मुल्क को टुकड़ा टुकड़ा करने की साजिश है उसके खिलाफ इकट्ठा जो मुल्क को बेचने का काम कर रहे हैं, जो कि कोविड-19 में देश की जनता का हिफाजत नहीं कर पाए, किसान जो उसका हिफाजत नहीं कर पाए, मजदूर पैदल चलते रहे, उन पर लाठी बरसाया गया, रेल के कटकर मर गए, ऐसे लोगों का जिनका कोई वो रोजगार नहीं दे पाते हैं, दो वक्त की रोटी नहीं दे पाते, इलाज नहीं कर पाते हैं, और लाल झंडे के लोग जब इसके खिलाफ है तो आवाज को बंद कर देना पड़ेगा। ये आवाज को बंद कर अपोजिशन की आवाज नहीं रहेगी, ये असल में फासिस्ट ताकत है, हिटलरशाही है। लेकिन सीपीआईएम हम लाल झंडे के लोग इतना जानते हैं, सीताराम येचुरी चार्जशीट तो वो कह रहे थे जो बीजेपी से बैठे कह रहे हैं कोर्ट होगा, अरे इनिशियली तो आप वहां पर एक्यूज बना करके भेज रहे हैं, कोर्ट में तो होगा, डिफेंस तो है, डिफेंस वहां पर करेगा प्रोसिक्यूशन को जो करना चाहिए, वो अदालत में हम समझ लेंगे, लेकिन अदालत में ही हम नहीं, सिर्फ रास्ते में भी हम समझने के लिए तैयार हैं, हर मामले में रास्ते में हम रहते हैं, इस मामले में भी हम रास्ते में रहेंगे। जो लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, चौकीदार देश बेचने का काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट को बंद करके एक के बाद एक शो निकाल करके रेल बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं देश के अंदर में, और हम बात उठाएंगे तो क्या जाएगा, हम आवाज किसी हाल में हम नहीं होने देंगे। सीताराम येचुरी जेल से डरते हैं, न चार्जशीट से डरते हैं, लेकिन एक चीज देश के लोगों को समझना पड़ेगा, जो लोग असल में हिंदू हिंदू की बात करते हैं ठीक है, न मुसलमानों के नहीं है। ये फयाज सीपीआईएम के लीडर हैं। फयाज, आप हमारे साथ बने रहे। फिर से एक बार मैं रुख करूंगा डॉक्टर तस्लीम रहमानी का। तस्लीम रहमानी साहब, देखिए, जो डॉक्टर विक्रम सिंह कर रहे हैं, एक्स डीजीपी हैं यूपी के, उनका कहना है कि कानून के काम करने का, पुलिस के काम करने का अपना एक तरीका होता है। नवीन कुमार जी भी कह रहे हैं कि अगर कोई झूठे इल्जामात लगा भी दिए गए हैं तो कोर्ट में ये सारी चीजें जाकर इंसाफ जो है वो मिल जाएगा, अगर वो गलत होंगे तो वो बरी हो जाएंगे, और अगर उन्हें सही मानों में अपनी कारकर्दगी के लेकर फंसना है तो वो उन्हें सजा मिलेगी। मेरा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस बात पे भरोसा क्यों नहीं होता, और क्यों ऐसा होता है कि हमें डॉक्टर कफील जैसे मिसाल से गुजरना पड़ता है कि जब काफी अरसे जेल में रहने के बाद फिर कोर्ट का इंटरवेंशन होता है या कोर्ट फैसला सुनाती है, फिर वो बाहर आते हैं। क्या ये एक वजह है डॉक्टर रहमानी? देखिए, विक्रम सिंह जी मेरे बहुत अजीज हैं, और मैं हमेशा कहता हूं, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं। अक्सर हमारी मुखालफत करने के बावजूद वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं और बहुत सी बातें बहुत सही कहते हैं। जैसे आज ही अभी बयान का जो आखिरी पार्ट विक्रम सिंह जी के, वो बहुत तजुर्बेकार पुलिस अफसर हैं, और मुझे यकीन है काफी ईमानदार पुलिस अफसर अपने जमाने में रहे होंगे। आपने फरमाया कि कानून किसी को नहीं देखता, ये बिल्कुल सही है। आप ही फरमा रहे हैं कि कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर जैसे लोगों के खिलाफ कानूनी मशवरा करके और केस बनता है तो केस बनाया जाए। वही हम कह रहे हैं, दिल्ली में दंगा हुआ, अगर दिल्ली दंगे की जांच न की जाती तो हम ही खड़े होते ना, हम कहते कि दिल्ली की जांच की जाए और बड़ी एजेंसियों से जांच करवाई जाए, ये मुतालबा हम ही करते। वही मुतालबा हम कर रहे हैं। हम दिल्ली दंगे की जांच न करने का मुतालबा नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि दिल्ली जंग के मुजरिमीन सामने नहीं आ, हर किस नहीं कह रहे, लेकिन हमारा जो एतराज है वो इस बात पर है कि आप एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट को एक दंगे के साथ जोड़ रहे हैं। वो दोनों चीजें अलग हैं। आप उसकी पूरी की पूरी मुल्क की टॉप लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं उसके नाम पर, और मुल्क के जो फुट सोल्जर्स हैं मूवमेंट के, उनको टारगेट कर रहे हैं। मैं कल भी कहा, आप मुल्क में पॉलिटिक्स के ब्रेन को भी किल कर रहे हैं और उसके टांगों को भी काट के फेंकना चाहते हैं, खाली धड़ बफलू जो के आप डाल देना चाहते हैं, क्योंकि आप अपोजिशन को बेयर नहीं करना चाहते। अगर इसी में कपिल मिश्रा के खिलाफ भी FIR होती, अनुराग ठाकुर भी अपनी कुर्सी छोड़ते, तो यकीनी तौर पर हम सब लोग सब्र से बैठे होते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है और सही कर रहा है, और कानून का हमें एहतराम करना चाहिए। आप ही ने विक्रम सिंह जी ने फरमाया कि सबूतों के अभाव में और शुबे की बुनियाद पर, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर 23 साल 17 साल 18 साल 25 साल 98% केसेस जो टेररिज्म थे, उसमें इतने लंबे अरसे तक सबूत नहीं मिल पाए जी, तो ये नाकामी किसकी है? और उन्होंने जो 18 साल 20 साल यात्राएं सही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? मेरे ख्याल से नवीन कुमार जी, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि अगर इसको लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं तो उसके पीछे के कुछ लॉजिक क्या है। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। अभी जो नाम आए हैं कपिल मिश्रा का या अनुराग ठाकुर का या परवेश वर्मा का, इस हवाले से कि इस बारे में भी कुछ कार्रवाई होती तो कानून पे भरोसा और बड़ा होता, ये तस्लीम साहब कह रहे हैं।
नहीं, मेरे को तो आप छोटा सा जवाब मांग रहे हैं, बाकी दोनों ने तो सीपीएम के और ये तस्लीम साहब पूरा बहुवचन भाषण देंगे। कोई ऐसा बात नहीं, बिल्कुल नहीं छोटे से नवीन जवाब जी, में देते ये हैं। बिल्कुल नहीं है, अभी आपने ये कहा- विक्टिमाइजेशन वाली आपने बात कहा- मत कीजिए। मैंने आपको आपने दूसरे तो नंबर पे कहा है। बोला और किसी को चौथे नंबर पर बोला, वो आपने तो यही बोला कि बोलिए आपने सेकंड सवाल- नंबर पे बोलने को दे दिया उनको चौथे नंबर पर। ये नहीं आप बोलिए, मुझे आखिरी में ये बुलाइए। नहीं बोलिए, आपको आप मुझे बोलने का आखिरी मौका में दिया बुलाइए। जा रहा है नवीन जी, हाँ, ऐसी बात नहीं, धन्यवाद। बोलिए। लेकिन ये मत कहिए कि मैं छोटा सा जवाब चाहेंगे, मैं जवाब दे दूं ना साहब, इतने सारे आरोप लगे हैं। पहली बात तो ये कि जी। आपने कहा कि प्रवेश वर्मा और जो है अनुराग ठाकुर या फिर जो है कपिल मिश्रा के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की। ये सभी लोगों के खिलाफ, 11 जनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण एंड पूरी टीम गई थी ना जी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपनी फाइंडिंग दी है ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दे दिया, उसके बाद फिर ये नैरेटिव क्यों पैदा कर रहे हैं चैनलों में बैठ करके? और मुझे दूसरा ये भी जानना है, जब सुप्रीम कोर्ट ने, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस के अंदर वर्डिक्ट दे दे, उसके बाद उसकी चर्चा किस लिए आप गलत क्यों साबित करेंगे सुप्रीम कोर्ट को? ये सुप्रीम कोर्ट को गलत साबित कर रहे हैं। तीसरी बात, आपने कहा कि सीता कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी दल के लोग जहां भी हत्याएं होंगी, गलत होगा, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। वेस्ट बंगाल में जवान क्यों बंद है? वहां लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, पेड़ पे लटकाया जा रहा है, घर में उसके बम फेंके जा रहे हैं, एक आदमी नहीं बोलता। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे तो बोलना चाहिए, वहां इनकी जबानें नहीं खुलती हैं। तीसरी बात आपने कहा कि आपने नए ग्रुप के लोगों को उठा करके बंद कर दिया। क्या कपिल मिश्रा ने जब भाषण दिया तो उसने सलमान के हाथ में बंदूक उसने ला करके दी थी, पिस्टल से पुलिस वालों पर गोली चला रहा था? क्या ताहिर हुसैन के घर पे जिस लेकिन जब कपिल मिश्रा बोल रहे थे तो डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि फला तारीख के बाद आप कुछ करें या ना करें, हम अपने से कर लेंगे। इसका क्या मतलब होता है? ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर जवाब दिया विशाल जी, उसके बारे में सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। मुझे ये बताइए कि क्या ताहिर हुसैन के घर में बम मिले? आज जितने उधर अभी जो यहाँ पर हमारे पैनल से सवाल उठाया है, मैं उसका जवाब आपसे ले रहा हूं। ये बात विक्रम सिंह जी भी कह रहे हैं, एक्स डीजीपी हैं, उनसे ज्यादा आप कानून के जानकार नहीं हो सकते। ये बात असीम रबानी कह रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ उसको लेकर था। फयाज एक सवाल आप पर उठा है कि बंगाल में अगर बीजेपी के लोग मारे जाते हैं तो ये सवाल क्यों नहीं उठता? फयाज आप पर सवाल ही है। सवाल ये है कि क्यों नहीं अमित शाह आकर के यहाँ की चीफ मिनिस्टर के साथ असल में समझौता, बीजेपी और यहाँ के तृणमूल समझौता करके बंगाल को बर्बाद कर रही है। हम लाल झंडे को किससे भी कर रहे हैं, हम खून और दंगे के खिलाफ बीजेपी और तृणमूल मिलकर के काम कर रही है। खुद फैला रहे हो हर रास्ते में हम कहते हैं कोई भी खून खराबा होता है, क्या चीज आपने दिल्ली में फैलाया, क्राइम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा तो यही होगा। पॉलिटिक्स में क्राइम को लेके आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में हम कहने से हट करके लड़ाई लड़िए। चलिए, हमारे जो भी पैनलिस्ट हैं सबने अपने अपने मत यहां पर रखा है और जाहिर सी बात है कि मामला सब जुडिस है। इंतजार हमें बिल्कुल करना चाहिए और भरोसा कानून पर है और कानून जो है अपना फैसला करेगा, अदालत अपना इंसाफ करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ इस मौजू पर बने रहने के लिए। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। आदाब।